नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश है राजस्थान और जिला है राजसमंद। हुआ कुछ यूं कि 24 जून 2025 को दोपहर करीब 1 बजे भीलवाड़ा मार्ग पर कांकरोली से कुछ आगे प्रतापपुर पुलिया पर एक गर्दन कटी ताजी लाश लोगों ने नोटिस की। फौरन पुलिस को बताया गया। कांकरोली पुलिस अपने लाव लश्कर के साथ वहां पहुंच गई। चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। गर्दन ऑलमोस्ट शरीर से अलग थी, बिल्कुल कटी हुई थी। लग रहा था कि किसी धारदार हथियार से इसकी गर्दन काटी गई है। पुलिस ने फौरन कोशिश की ये जानने की कि ये आदमी कौन है। कोई चश्मदीद गवाह या चश्मदीद व्यक्ति नहीं बता सका या नहीं मिला जो ये बताए कि ये घटना कैसे हुई। लेकिन लाश की दशा और जो उसमें उसकी जो ब्लीडिंग थी उसे देखकर लग रहा था कि कोई 15-20 मिनट पहले की ये घटना रही होगी। एसपी जो राजसमंद के थे, मनीष त्रिपाठी, वो तमाम लाव लश्कर के साथ एफएसएल की टीम के साथ कांकरोली पुलिस का पूरा जाब्ता मौके पर पहुंच गया। थोड़ी ही देर में युवक की पहचान शेर सिंह, जिसकी उम्र करीब 35 वर्ष, पुत्र जोध सिंह राजपूत, निवासी खाकरमाला, पुलिस थाना आमेट के रूप में हो गई। पुलिस ने अपनी जो कार्रवाई होती है इनके घर वालों को बताने की और बाकी सारी कार्रवाई शुरू की। इंस्पेक्टर ने अपना काम शुरू किया। सबसे पहले घर वालों से इसका मोबाइल नंबर पूछा और फिर बाकी जानकारी इकट्ठा की गई। पता लगा कि युवक शादीशुदा है और काफ़ी पहले की उसकी शादी है। 19 जुलाई 2013 को इसकी शादी प्रमोद कंवर के नाम प्रमोद कंवर नाम की महिला से हुई थी। यानी कोई 15 साल, कोई 13 साल लगभग हो चुके हैं। 12 साल, 2013 की शादी, 13 और 7 20 और 5 7 5 12 साल पहले की शादी है। पुलिस ने दोनों की सीडीआर निकाल ली। सीडीआर को जैसे ही निकाल के उसे मैच करना शुरू किया, सारा मामला पुलिस की समझ में आ गया। पुलिस ने प्रमोद कंवर के मोबाइल फ़ोन से जिस शख्स से सबसे ज़्यादा बात हुई थी और घटना वाले दिन यानी 24 जून 2025 को जिससे सबसे ज़्यादा बात हुई थी, वो आदमी आइडेंटिफाई किया गया। पत्नी की उससे, जैसे वो होता है ना कि आँखों देखा हाल जैसा उसका सीडीआर जो रिफ्लेक्ट कर रही थी, उससे ये लग रहा था कि पत्नी उस व्यक्ति को आँखों देखा हाल सुना रही थी। बहरहाल जिस व्यक्ति से ये सबसे ज़्यादा बात हो रही थी उसका नाम पता लगा। उसका नाम शेर सिंह, उसका नाम राम सिंह था। शेर सिंह तो उसका नाम था जिसकी गर्दन कटी हुई मिली थी। राम सिंह को पकड़ने की कोशिश की गई। इस बीच में उसकी पत्नी को, जो प्रमोद कंवर थी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। शुरुआत में तो उसने वही बताया जो सारे अपराधी बताते हैं कि मुझसे कोई मतलब नहीं, बहुत लोगों से रंजिश थी। किसने अपनी रंजिश भुना ली मैं नहीं कह सकती। बहरहाल हंसाराम जो वहाँ के एसएचओ थे, उन्होंने पूरी बात बताई कि शेर सिंह की पत्नी प्रमोद कंवर, जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष थी, और उसका प्रेमी राम सिंह, इन दोनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद कड़ियाँ खुलने लगीं। गिरफ्तार करने के बाद ये पता लगने लगा कि क्या हुआ था। हुआ कुछ यूँ था कि जब इनकी शादी हुई 2013 में,
तो शेर सिंह अपनी पत्नी प्रमोद कंवर को लेकर चेन्नई चला गया। चेन्नई में वो प्राइवेट बस ऑपरेटर था शेर सिंह, और 13 से 18 तक यानी 5 साल तक वो चेन्नई में रहा। 18 में दोनों पति पत्नी राजसमंद वापस आ गए। इस बीच में प्रमोद कंवर की बात अपने प्रेमी राम सिंह से बराबर होती रही, लेकिन दूरी की वजह से उन दोनों में उतनी फ्रीक्वेंट मुलाकात नहीं हो पाती थी। ऐसा दोनों की पूछताछ से पता लग गया कि ये दोनों आपस में कम मिल पाते थे, कहाँ चेन्नई और कहाँ राजसमंद। तो ये जो 5 वर्षों का अंतराल था, ये जैसे ही वनवास खत्म हुआ प्रमोद कंवर का और वो वापस आई, तो सबसे पहले उसका मिलना जुलना अपने प्रेमी राम सिंह से हुआ। पूछा गया राम सिंह को कैसे जानती हो, तो प्रमोद कंवर ने कहा कि हम लोगों की दोस्ती स्कूल के समय से है, हम स्कूल के समय से ही एक दूसरे को जानते हैं। और जब ज़्यादा मुलाकात होने लगी 2018 में, तो धीरे धीरे, जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये चीज़ें कभी नहीं छिपती। हो सकता है महीने भर छिपा लें, हो सकता है 6 महीने छिपा लें, हो सकता है साल भर छिपा लें, लेकिन अगर इस तरह का जो काम है या इस तरह का जो क्रियाकलाप है ये लगातार चलता रहा तो पता लगेगा। यहाँ समय थोड़ा ज़्यादा लग गया। 18 से लेकर 24 यानी 4 साल ये लोग सावधानी पूर्वक मिलते रहे, लेकिन 24 में किसी तरह से शेर सिंह को अपनी पत्नी और राम सिंह के संबंधों का पता लग गया। उन्होंने सख्ती करनी शुरू की। हालांकि शादी के 12-13 साल हो चुके थे, लेकिन किसी को भी ये उचित नहीं लगेगा या उसको सुहाएगा नहीं कि उसकी पत्नी के किसी से संबंध हैं और वो लोग उसको आकर बताते हैं कि आज फलां जगह देखी गई तुम्हारी पत्नी या फलां के साथ देखी गई। उसने सख्ती शुरू कर दी, घर से निकलना बंद कर दिया। वो वहीं पर ज़्यादा समय अपना घर पे बिताने लगा। बाहर जाने का जो टाइम होता था वो किसी को बताता नहीं था, किसी भी समय घर आकर चेक करने लगा। इससे दोनों बहुत इरिटेट हुए, प्रेमी और प्रेमिका, राम सिंह और प्रमोद कंवर। दोनों को इतना इरिटेशन हुआ कि प्रमोद कंवर ने राम सिंह से कहा कि अब इसको रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि अगर ये रास्ते से नहीं हटेगा तो हम लोगों का जीना मुश्किल कर देगा, मिलना जुलना बंद हो जाएगा। राम सिंह ने कहा कि हम कैसे इसको मारेंगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं है, उसके लिए हमें बढ़िया अच्छी पिस्टल या रिवॉल्वर की ज़रूरत पड़ेगी, 2 आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी, अकेले मारना इसको उतना आसान नहीं होगा, एक गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसने कहा इतना पैसा हमारे पास भी नहीं है, लेकिन मेरे पास 28,000 रुपये हैं, तुम 28,000 रुपये लेकर अब जो असलहा तुम्हें लेना हो, देशी विदेशी जो संभव हो इतने पैसे में, वो ले लो। एक दिन के लिए गाड़ी किराए पर ले लो और अपने दोस्तों को जो तुम्हारा साथ दे सकें उनके साथ ये करो, इसके सिवा कोई और चारा नहीं है। बहरहाल राम सिंह ने इसका इंतज़ाम किया। उसने एक इको स्पोर्ट गाड़ी जो उसके साथी दुर्गा प्रसाद के पास थी, उससे हाथ पैर जोड़कर वो इको स्पोर्ट गाड़ी ले ली और उसके अपने साथ वो शौकीन नाम के अपने एक और दोस्त को उसने ले लिया और उनको पर्पस भी बता दिया कि हमें करना क्या है और हमारी ज़िंदगी नरक हो गई है और जब तक हम लोग शेर सिंह को मार नहीं देंगे हम सही तरह से अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। और ये भी बताया कि ऐसा नहीं है कि प्रमोद कंवर इसका विरोध करेगी। उसने बताया कि प्रमोद कंवर ने ही मुझे ये काम करने के लिए कहा है और प्रमोद कंवर चाहती है कि उसका पति हम दोनों के रास्ते से हट जाए। 24 जून को जिस दिन शेर सिंह को रास्ते से हटाने की योजना तय हो गई, उसी दिन प्रमोद कंवर ने कहा कि मैं तुमको बताती रहूँगी उससे बात करके कि वो इस समय कहाँ पर है। बहरहाल
जैसे ही 24 जून 2025 को वो घर से निकला तो उसने अपनी पत्नी को काम भी बताया और ये कहा कि मुझे भीलवाड़ा जाना होगा। फौरन टेलीफोन करके उसने राम सिंह को बता दिया कि आज ये भीलवाड़ा के लिए इतने बज के इतने मिनट पर घर से निकला है। तुरंत राम सिंह ने अपने दोस्त दुर्गा प्रसाद और शौकीन से को साथ लेकर उस इको स्पोर्ट गाड़ी से रवाना हुआ। उसने इस बीच में 600 रुपये की लोकल मार्केट से वो गंडासा या फरसा जो होता है वो खरीद लिया और ख़रीद कर गाड़ी में रख लिया। इसके अलावा 2 बड़े चाकू भी अपने साथ ले लिए, क्योंकि उतने पैसों में 28,000 रुपये में उसे कट्टा या देशी विदेशी रिवॉल्वर या पिस्टल नहीं मिल सकती थी। तो उसने ये अपना इंतज़ाम किया। भीलवाड़ा के बारे में उसने बताया था प्रमोद कंवर ने, और बीच बीच में वो लोकेशन बताती जा रही थी कि अब यहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ फलाने से बात कर रहे हैं, यहाँ चाय पी रहे हैं। और एग्जैक्ट टाइम में ये लोग उसी भीलवाड़ा मार्ग पर कंकरौली से कुछ आगे प्रतापपुर पुलिया से सटा हुआ थोड़ी दूर पर इको स्पोर्ट गाड़ी खड़ी कर दी। इसमें तीनों लोग सवार थे। इसी बीच में मोटरसाइकिल से शेर सिंह आता हुआ दिखाई पड़ा। पुलिया से पहले उन लोगों ने उसकी मोटरसाइकिल पे जोरदार टक्कर मारी। टक्कर मारने से वो उछल कर दूर जा गिरा, यानी उसे न तो वो उसको कुचल पाए, न ही उसे कोई ऐसी गंभीर चोट लगी कि वो अस्पताल ले जाने लायक या मरने मराने लायक उसकी हालत हो जाए। फौरन तीनों अपनी गाड़ी से उतरे। राम सिंह के हाथ में वो गंडासा या फरसा था जो उसने खरीदा था। उसने फौरन जब तक वो अपनी चोट से उबरने के लिए उठता तब तक उसके गर्दन पर कई वार कर दिए और पूरा सिर धड़ से अलग हो गया। राम सिंह ने इसके बाद वहाँ से रवाना होने पर सबसे पहला फ़ोन प्रमोद कंवर को किया कि काम हो गया, अब हम लोगों का जीवन आसान हो जाएगा। बहरहाल राजसमंद में ये जब इस तरह की लाश मिली थी, बड़ा हो हल्ला हुआ था। पुलिस ने बाद में, सब लोग तो गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन उसको बहुत बाद में गिरफ्तार कर पाए राम सिंह को। हंसाराम ने ये बताया कि प्रमोद कंवर, राम सिंह और शौकीन कुमार भील और दुर्गा प्रसाद मेघवाल, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और 25 जून को दुर्गा प्रसाद और शौकीन को पकड़ा था और 30 जून को माउंट आबू से राम सिंह को पकड़ लिया था, गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने। सबसे पूछताछ हुई। जो प्रमोद कंवर ने कहानी बताई थी वो उनसे वेरीफाई की गई और ये पूरी कहानी सच्ची पाई गई। और फिर जो सबूत मौके से इकट्ठा हुए थे, वो कार मिल गई, वो गंडासा या फरसा मिल गया जिससे उसकी गर्दन को काटा गया था, बाकी चीज़ें सब मिल गई और सारे सबूत इकट्ठा करके पुलिस ने उनको जेल भेज दिया। एएसपी महेंद्र पारिक ने इस पूरी घटना के बारे में प्रेस को ब्रीफ किया। मुलजिमों को सभी को मैं पत्नी के प्रेस के सामने प्रस्तुत किया गया और फिर उन लोगों ने जो पूछताछ करनी थी प्रेस वालों को, वो सब पूछताछ की गई। पर्याप्त साक्ष्य मिल गए, क्योंकि शेर सिंह की मोटरसाइकिल भी मौके से बरामद हुई थी, कार बरामद हो गई, सब चीज़ें बरामद हो गई, कोई चीज़ पुलिस ने छोड़ी नहीं और इन्हीं एविडेंस पर ये ट्रायल में पुलिस जाएगी। आज की घटना देखिए, पतियों की हत्या का अपराध खत्म नहीं हो रहा है। मैं पुरानी किस्से कहानी आपको नहीं बता रहा हूँ। पिछले 6 महीने में जो हाल फिलहाल में पतियों की हत्या हुई है, एक एक करके मैंने आपको बताई है। कल ही मैंने आंध्र प्रदेश के कुरनूल में एक पति की हत्या के वारदात के बारे में आपको बताया कि किस तरह से सोची समझी रणनीति और प्लानिंग बनाकर उस बेचारे पति की हत्या की गई है।
आज ये राजस्थान में, एक सुदूर दक्षिण में और फिर एक सुदूर उत्तर कह लीजिए या उत्तर पश्चिम में, राजस्थान में ये घटना हुई है। मैंने अब तक क्योंकि लोग कमेंट करते हैं कि साहब ये तो यूपी बिहार में ही होता है और कहीं नहीं होता, आप कमेंट देख लीजिए, उधर की जो भी बातें मैंने बताई होंगी, मेरे सुधी श्रोताओं में से कुछ लोगों ने ये टिप्पणी भी की थी कि ये साहब हम लोगों के यहाँ नहीं होता। लेकिन अब पैन इंडिया यानी हिंदुस्तान के हर कोने में पतियों की हत्या की वारदात मैंने बताई होगी, और अब तक आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पतियों की हत्या के वारदात के बारे में मैंने आपको बताया है। ये जो वायरस है, जैसे कोरोना फैला तो लगातार लोग मरते गए, वैसे ये वायरस लगातार पतियों की हत्या का कारण बन रहा है। दिमागी वायरस है ये, और ये वायरस और किसी को इन्फेक्ट नहीं कर रहा है, ये पत्नी और उनके प्रेमियों पर बहुत हावी है, उनके दिमाग पर। ये ऐसा इन्फेक्शन इसने पैदा कर दिया कि मतलब ऐसी ऐसी अजब गजब हत्या के तरीके, हैरान कर देने वाले तरीके हुए हैं इस बीच में पतियों की हत्या में, कि आप ड्रम वाले से तो परिचित ही हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था कल की घटना में, अपराध साहित्य में भी घटना को इस तरह से अंजाम देकर शव के डिस्पोजल की दूसरा कोई पैरेलल कभी नहीं मिला है, कि ड्रम में सील कर दिया, उसके बाद चले गए हिमाचल, खूब नाचे गाए, खूब खेले, और वो जो साहिल था वो ड्रग एडिक्ट सा लगता है, भगवान जाने क्या था वो, वहाँ उसने खूब फूंका और खूब नाचा गाया। कोई गम नहीं, कोई मलाल नहीं कि पति सौरभ को काट के ड्रम में डाल के सीमेंट में जमाया गया है। एक उसके बाद फिर और फेमस हुआ कि नॉर्थ ईस्ट में ले गए और ऊपर से घाटी में नीचे ढकेल दिया। एक और हुआ जिसमें सांप खरीदा गया शामली से, जो सांप पालने वाले हैं उनसे, बिना जहर वाला सांप, वो खरीद के 2500 रुपये में ले आए। पति के जब वो सो रहा था पहले उसको गला दबा के मार दिया, फिर उसके कमर के नीचे उसे दबा दिया, मुंह का जो हिस्सा है वो खुला रखा ताकि वो बार बार काटे, और 17 बाइट्स, स्नेक बाइट्स उसके शरीर में थी, हालांकि उसमें जहर नहीं था। ये तो खुलने के बाद पता लगा, वरना जिन लोगों ने मौके को देखा था उन्हें ये महसूस हुआ कि ये सो रहा होगा, सांप करवट बदलने पर इसके शरीर के नीचे दब गया, उसने 17 बार काटा और सांप के दंश यानी सर्प दंश से उसकी मृत्यु हो गई। तो अब ये मतलब अजब गजब के तरीके, भाई गजब हो गया ये। पतियों की हत्या के लिए पत्नियों ने, महिलाओं ने ये तरीके अपनाए और पतियों की हत्या की। ये सब जब ये घटना घट रही है तो मर्दों के लिए पहली बार ये बड़ी विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। जिनकी शादी नहीं हुई है, ऐसे नौजवान अब शादी के नाम से डर रहे हैं, कतरा रहे हैं। नौजवानों से ज़्यादा उनके माँ बाप, उनका परिवार ये ज़्यादा डरे हुए हैं, और इस सिलसिले में बहुत ढेर सारी रील्स और मीम्स वायरल हैं, आप देखिए। और है तो वो फनी, लेकिन बड़े बड़े मैसेज दे गई है। कल एक मैंने रील देखी कि एक भाभी अपने देवर का इंट्रोडक्शन करा रही है कि ये मेरे देवर फलां हैं और ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वो लड़का कहता है कि साहब मेरा नाम ये है और मेरी शादी तय हो गई है, मैं मेरठ के फलां मोहल्ले का रहने वाला हूँ, मेरी शादी फलां मोहल्ले में फलां की लड़की से तय हुई है। नाम भी उसने सबका, हालांकि ये नाम रील बनाने के लिए सब फर्जी ही होंगे, लेकिन ये बहुत वायरल है, आप इसको देखिएगा। उनसे शादी से तय हुई, उनसे शादी मेरी तय हुई है। और फिर अपील करता है कि अगर किसी को मेरी जिससे शादी हो रही है उसके किसी संबंध के बारे में पता हो, यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, मोहल्ले के, पड़ोस के, रिश्तेदारियों में किसी के, अगर किसी से उसके संबंध के बारे में किसी को भी पता हो तो वो कृपा करके हमें सूचना दे दे। मैं उसका नाम उजागर नहीं करूँगा, लेकिन हम तुरंत इस शादी को कैंसिल कर देंगे, जान है तो जहान है। वो इस तरह की अपील करता है। अपील में मैसेज है, हालांकि रील्स सब ये
हास्य व्यंग्य के लिए होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये भी हास्य व्यंग्य का होगा। जो उसने नाम पता बताया होगा वो झूठा होगा, लेकिन फिर भी सामाजिक व्यवस्था पर या जो इस समय वर्तमान में जो कुछ चल रहा है उस पर टिप्पणी करने के लिए बहुत अच्छी रील है। संदेश बहुत साफ है। इस समय प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज की चांदी हो गई है। पहले लड़की वाले जिस लड़के से शादी हो रही है या जो उसका होने वाला पति है या घर वाले जो होने वाले दामाद के बारे में प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज को फीस दे के पता करते थे कि देखो भाई इसका पहले से कोई चक्कर तो नहीं है, घर इसका कैसा है, जो नौकरी ये बता रहा है वैसा है कि नहीं है, जिस खानदान के बारे में प्रोजेक्ट किया गया है कि बहुत बड़े लोग हैं, कितना इनका टर्नओवर है, या आदि आदि तमाम बातें जो जितना ज़्यादा आप पता करेंगे डिटेक्टिव एजेंसीज उतनी ज़्यादा फीस चार्ज करेंगी। लेकिन इस बीच में पिछले 4-5 महीनों में लड़के वाले लड़की के बारे में पता कर रहे हैं। अब वो पुराना ट्रेंड ख़त्म हो गया कि लड़की की शादी करने से पहले लड़के के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। अब ये रिवर्स हो गया। वो लड़के वाले या लड़का लड़की के बारे में कि इसका किसी से पुराना चक्कर तो नहीं है, ये पता करने के लिए बड़ी हैवी फीस दे रहे हैं लोग, ये पता करने के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज़ को, प्राइवेट जासूसी एजेंसीज़ को। देखिए आपके शहर में या आसपास के बड़े शहर में हर जगह प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज़ हैं। आप नेट पर डालेंगे प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी नियर मी, आपको पता लग जाएगा। हर बड़े शहर में एजेंसीज़ हैं, उनका नाम और संपर्क का कोई न कोई मेल उसमें दिया होगा। मैं चाहूँगा आप उनसे पता करें। आप देखिए तो वो आपको रीसेंट ट्रेंड बता देंगे और क्या क्या पता करना है उसकी अलग अलग फीस बता देंगे। और जब ये जानकारी आप सुनेंगे आपके होश उड़ जाएंगे कि कितना बड़ा धंधा हो गया इस समय। वो जो लड़कों के अंदर डर समा गया है, तो अपने डर को निकालने के लिए वो प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज़ का सहारा ले रहे हैं। अच्छा, मैंने पहले के एक एपिसोड में ये बताया था कि हर ज़िले में पुलिस को या पुलिस डिपार्टमेंट को जो क्राइम ब्रांच होती है उसमें एक छोटा सा सेल खोल देना चाहिए कि अगर किसी की लड़की या लड़के की शादी तय हो गई है, उसके प्रमाण लेकर वो एसपी से के पास जाएं और इस सेल में इन लड़का और लड़की दोनों के कॉल डिटेल यानी सीडीआर मंगा कर उसे देख लिया जाए कि पहले से किसी का कोई चक्कर तो नहीं है। इसलिए ये पुलिस के लिए ज़रूरी है या पुलिस में ही ये सक्सेसफुल होगा ये एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मोबाइल एजेंसीज़ सीडीआर हमेशा पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को ही देती हैं। वो कभी किसी प्राइवेट व्यक्ति को, प्राइवेट एजेंसी को सीडीआर नहीं दे सकती हैं या नहीं देती हैं। हालांकि ये जो प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज़ वाले हैं ये सीडीआर मैनेज करते हैं इन्हीं मोबाइल एजेंसी से, और इसके लिए बहुत मोटी फीस आपसे चार्ज करेंगे कि साहब देखिए ये जुगाड़ करके लेना पड़ेगा, लीगली हम नहीं ले सकते हैं, और जब तक सीडीआर नहीं मिलेगी हम ये नहीं पता कर सकते कि इसका किससे संबंध चल रहा है या इसका क्या बैकग्राउंड है, लिहाजा इसकी इतनी फ़ीस हमको दीजिए, हम मोबाइल कंपनीज़ को मैनेज करके ये सीडीआर आपको निकाल देंगे। तो ये बहुत हैवी फ़ीस चार्ज करते हैं जब ये प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज़ ये सीडीआर निकालते हैं। बहरहाल इस सब के पीछे सिद्धांत वही है कि जान है तो जहान है। हर आदमी, जो लड़के भी हैं इस समय, इस घटनाओं को देख के सब कॉर्नर्ड हैं और उन्हें लगता है कि भैया एक बार ठोक बजा के देख लीजिए बर्तन ठीक है कि नहीं है, वरना कल को कोई बात अगर निकल गई और जान चली गई तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए जान है तो जहान है, इस सिद्धांत पर ये रीसेंट ट्रेंड काम कर रहा है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।